गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। कल की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके दोष क्या हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां। सबसे बड़ी जो कमी है अनाज का खराब होना, कि इन भंडारों के अंदर उचित रखरखाव न होने की वजह से बहुत से भंडारों में अनाज क्या हो जाता है, सड़ जाता है। दूसरा है चूहों द्वारा नुकसान, यानी कि इन भंडारों के अंदर चूहों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है और बहुत भारी संख्या के अंदर चूहे जो है इन गोदामों में क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और वो उस अनाज को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जो है इनकी क्या है, समस्या है। उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है खुदरा की दुकानों पर अनाज बेचना, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें उनके ऊपर जो अन्न आता है वो गरीब लोगों को बेचने की बजाय खुदरा की दुकानों पर अधिक महंगे दाम पर जो है वितरण प्रणाली के लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इसलिए गरीब व्यक्ति के पास वो चीज नहीं पहुंच पाती। गुणवत्ता में कमी, भंडारण के अंदर जो गेहूं और चावल होता है उसको ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है, बारिश आने की वजह से वो भीग जाता है, जिससे उनकी जो पौष्टिकता होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। पौष्टिकता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अनाज की जो गुणवत्ता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो ये कुछ एक समस्याएं हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हमें देखने को क्या करती है, मिलती है, और सरकार को इस तरफ क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थित मूल्य के ऊपर अनाज की जो अधिक खरीदारी की जाती है वो कहां से की जाती है, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से की जाती है, क्योंकि उससे पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता था। इन किसानों ने जब सरकार के ऊपर दबाव डाला तब जाकर के किसानों की जो फसल है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या की गई थी, खरीदी गई थी। और पंजाब हरियाणा के अंदर तो उसमें केवल दो ही फसलें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में आती थी। कौन कौन सी आती थी, गेहूं और चावल। उसके बाद में जो है खाद्यान्नों का जो अधिशेष प्राप्त करने वाले जो राज्य के किसान थे उन्होंने अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त करना क्या कर दिया, शुरू किया, और क्या उपजाई, गेहूं और चावल, ताकि जो खाद्यान्न की सुरक्षा है उसको क्या किया जाए, पूर्ण किया जा सके। तो धान की खेती के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ती है, सघन सिंचाई की। इससे क्या होगा, पर्यावरण और जल स्तर के ऊपर गिरावट आएगी, और जिन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने का भी क्या हो गया था, खतरा पैदा हो गया था, सबसे बड़ी समस्या थी। और एनएसएसओ की रिपोर्ट के अंदर यह बात भी तय हुई कि ग्रामीण भारत के अंदर जो प्रति व्यक्ति जो चावल की खपत है वो कितनी है, 6.38 किलोग्राम, यानी कि करीबन 6.5 किलो के आसपास जो है ग्रामीण व्यक्ति भारत के अंदर प्रति वर्ष क्या करता है, चावल खाता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये क्या हो गई थी, घट गई थी, और ये घट करके कितनी आ गई थी, 4 किलो करीबन। तो जो पीडीएस है उसमें गेहूं की प्रति माह जो है प्रति व्यक्ति की खपत जो है 2004-05 के अंदर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अब क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। तो पीडीएस डॉलर क्या करता है, जो डीलर होता है वो अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को कहां पर दे देता है, खुले बाजार में बेच देता है, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेच देता है, या दुकानदार कभी कभार जो है उसको खोलता है, और राशन दुकानों के अंदर घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है राशन की दुकान के ऊपर लोगों को क्या समस्याएं आती है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, खुले में बेच दिया जाता है, राशन की दुकानों के अंदर घटिया सामान लोगों को दिया जाता है, और जब ये दुकानें इन अनाजों को नहीं बेच पाती है तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक क्या हो जाता है, फिर जमा हो जाता है। और हाल ही के वर्षों में एक और कारण है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या आई है, गिरावट आई है, कि पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान कीमत पर क्या किए जाते थे, बेचे जाते थे। आज जो है 3 प्रकार के कार्ड हैं। कितने प्रकार के कार्ड मैंने बताया था, 3 प्रकार के, जबकि पहले ये नहीं थी। तो बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज क्या कर लेते हैं, खरीद सकते थे।
हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार भी क्या होते थे, शामिल होते थे। अब 3 भिन्न भिन्न कीमतों वाले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एपीएल को जो मिलेगा उसकी राशि अलग है, उसका रेट। बीपीएल का रेट क्या है, अलग है। दोनों को रेट क्या मिलता है, अलग मिलता है। एपीएल का मतलब क्या हुआ, हरा कार्ड। बीपीएल का मतलब क्या हुआ, पीला कार्ड। और जिन लोगों के पास गुलाबी कार्ड है उन लोगों को और कम कीमत पर क्या दिया जाता है, अन्न उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा सहकारी जो समितियां हैं वो भी खाद्यान्न की सुरक्षा में हाथ बढ़ाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। किसमें है, तमिलनाडु के अंदर राशन की दुकानें हैं। और ये किसके तहत चलाई जाती है, सहकारी समिति के तहत चलाई जाती है। दिल्ली के अंदर है मदर डेयरी। क्या है, मदर डेयरी। ये दूध और सब्जियां उपलब्ध करवाती है सस्ते दरों पर लोगों को। ये भी क्या है, शहरी उत्पाद है। गुजरात के अंदर एक कंपनी है शहरी उत्पाद की, अमूल। हमने बहुत बार नाम सुना होगा, जो दूध और दूध के उत्पादों को क्या करती है, बेचती है। और इसी की वजह से देश के अंदर कौन सी क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति आई थी। तो बहुत से क्षेत्रों के अंदर सहकारी जो है समितियां भी करती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी है। महाराष्ट्र के अंदर जो एकेडमी काम करती है उसका नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये क्या करती है, अनाज बैंकों की स्थापना करती है। गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उसकी जो है सहायता करती है। तो जो पीडीएस जो होता है, गैर सरकारी संगठन के खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी क्या करते हैं, संचालित करते हैं। और अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में भी क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा के ऊपर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश क्या हो रही है, रंग ला रही है। और एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में भी क्या मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है। और इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ का समापन होता है। ये अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर एक नजर डालते हैं, उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे निश्चित की जाती। तो हमारे पास 3 पॉइंट थे। एक तो क्या था, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न को क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। दूसरा क्या था, पहुंच, कि लोगों तक उसको पहुंचाना। और तीसरा था खरीदने की क्षमता, कि हर व्यक्ति के पास न्यूनतम कीमत पर अनाज खरीदने की क्या होनी चाहिए, क्षमता। उसके पास इतना क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। उसके बाद है कौन कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। तो हमारे पास वो लोग आए थे। पहला कौन था, जिसके पास भूमिहीन है। दूसरा क्या था, दिहाड़ी मजदूर है। उसके अलावा पारंपरिक दस्तकार है, हमने बढ़ई के बारे में सुना था। दस्तकार है, बढ़ई है, लुहार है, ये सारे के सारे लोग आते हैं। इसके अलावा जो है छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। उसके बाद है भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं। तो उसके अंदर हमने क्या क्या नाम लिए थे, छत्तीसगढ़, उसके अलावा पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन राज्यों के अंदर है। उसके अलावा नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में बिल्कुल बना दिया है। क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि खाद्यान्न क्रांति आने के बाद में जो है, जो संकर जो बीज है उसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छे किस्म के कृषि यंत्र आ गए, उर्वरक आ गए, खरपतवार नाशक और बीजों का उपयोग करके उत्पादन के अंदर बहुत ज्यादा गुणवत्ता हमने बढ़ाई है। नंबर 5, भारत में लोगों को एक वर्ग अब भी खाद्यान्न वर्ग से जो है वंचित है। और वो वर्ग कौन सा है, तो वो वर्ग अगर हम देखेंगे तो देश के अंदर खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर बन गया है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, वो किसका है, गरीब लोगों का है। किसका है, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो कम मूल्य पर भी उस अन्न को क्या कर पाए, खरीद पाए। सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद है जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती, उत्पादन घट जाता है। उससे प्रभावित क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा, खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, अन्न की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी।
और कुछ लोग तो ऊंची कीमत पर उस पदार्थ को क्या नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे और भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये भी हमने किया हुआ है, मौसमी बेरोजगारी पढ़ा था, उसी प्रकार मौसमी भूखमरी भी होती है। तो मौसमी जो भूखमरी होती है वो कब होती है, फसल काटने या फिर बोने के समय। फसल जब उपजाई जाती है काटने के चक्कर से संबंधित होती है। अब जब फसल जब बोई जाएगी उस टाइम में अन्न की क्या होती है, कमी होती है। और फसल कटने के बीच का जो समय होता है जब तक फसल का उत्पादन, क्योंकि जब फसल का उत्पादन होगा तो बाजार के अंदर गेहूं और चावल क्या हो जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा और आदमी आसाम से उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो उस समय की भूखमरी है। दीर्घकालीन में क्या होता है, जो गरीब लोग व्यक्ति होते हैं उनको जो है उचित मात्रा और गुणवत्ता में क्या नहीं मिल पाता है, अन्न नहीं मिल पाता है, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन। उसके बाद 6 है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया है, 2-3 चीजें पढ़ी हमने। एक तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी हमने अध्ययन किया था। दूसरा क्या था, अंत्योदय अन्न योजना। तीसरा क्या था, अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रश्न, बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ताकि जरूरत के समय अनाज की जहां कमी होती है उन क्षेत्रों के गरीब लोगों को समाज में क्या दिया जाए, कम कीमत पर अनाज दिया जा सके। उसके बाद नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होती है। तो भारतीय जो खाद्य निगम होता है वो अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और किसानों को जो है फसल खरीदने से पहले ही उसकी जो कीमतें होती है वो घोषित कर दी जाती है और इस घोषित की गई कीमत को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य। यह भी मैंने बताया था आपको जब पाठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे, बफर स्टॉक की अभी हमने चर्चा की थी। उसके बाद है निर्गम कीमत, ये मैंने अभी आपको बताई थी। सरकार क्या करती है, अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर लोगों को अपने बफर स्टॉक से बाजार से कम कीमत पर क्या देती है, क्या देगी, अनाज उपलब्ध कराई जाएगी और इस कम कीमत को ही हम क्या कहते हैं, निर्गम कीमत। उसके बाद है नंबर 4 पे उचित दर की दुकानें, यानी कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लोगों को गांव और कस्बों के अंदर राशन की दुकानें खोली है और इन दुकानों के ऊपर व्यक्ति राशन कार्ड दिखा करके क्या कर सकता है, कम कीमत पर अनाज, चीनी और चावल और क्या खरीद सकता है, दाल खरीद सकता है। प्रश्न नंबर 11, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या हमने देखी थी कि अच्छे अनाज को जो है जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, खुदरा की दुकानों पर बेच देते हैं। दूसरा, राशन की दुकानों के ऊपर घटिया अनाज दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है, दुकानदार जो होते हैं राशन की दुकानें कभी कभी ही क्या करते हैं, खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभी हमने पढ़ा था सहकारी समितियों, उसके अंदर मदर डेयरी दिल्ली के बारे में। इसके अलावा हमने तमिलनाडु के अंदर भी पढ़ा था किस प्रकार सहकारी समितियां, गुजरात के अंदर अमूल के बारे में हमने पढ़ा था किस प्रकार जो है वो देश के अंदर उपलब्ध करवाती है। अन्न बैंक के बारे में महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा था। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप इस पाठ को बहुत अच्छे से जो है समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को जो है अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इसके साथ साथ आप इनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।